क्लास 10 सब कुछ नहीं है, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, यस आई कैन डू इट। हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ फिर से आपके यूट्यूब चैनल टू स्टडी में। आज मैं आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले रियल नंबर को, जो क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। और जब क्लास 10 का चैप्टर है तो एज वी नो दैट क्लास 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रगल पार्ट है क्लास 10। ओके, वाई? बिकॉज फर्स्ट टाइम यू टू गिव द बोर्ड एग्जाम, पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो एंड दैट एग्जाम गिव योर रिजल्ट एंड दैट रिजल्ट हेल्प यू फॉर योर होल लाइफ। पूरी लाइफ वो रिजल्ट आपका हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता है, यस मुझे क्या करना है आगे। ठीक है, तो सब कुछ क्लास 10 नहीं है, एज नॉर्मल जैसे 9 था वैसे 10th है। बस थोड़ा आपको हार्डवर्क करना है। यहाँ मतलब स्टूडेंट हो तो सीरियस होते हैं पढ़ाई के लेके कि हाँ यार 10th है, इस बार रिजल्ट पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है, तो क्लास 10 सब कुछ नहीं है। डिस्कस करते हैं रियल नंबर को। आज के टॉपिक जो हम लोग है रियल नंबर। सो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू क्या है। पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले देखो चैप्टर का नेम है रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं, बहुत ही नॉर्मली नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इक्वी डिवीजन लेमा एंड इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम, दीज 2 टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। यही 2 टॉपिक हैं जो 80% क्वेश्चन कवर करके बैठे रहते हैं। इन्हीं 2 टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं। इन दो टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स, डेसिमल एक्सपेंशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। यही 3 से 4 टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। बहुत ईजी चैप्टर है, सब समझ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर से। सो टेल मी व्हाट इज नंबर। नंबर होता क्या है, मैं लिख देता हूँ। नंबर्स होता क्या, बताओ व्हाट इज नंबर्स। नंबर्स इज अ टाइप ऑफ सिंबल्स विच एक्सप्रेस द क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड हेल्प्स टू कैलकुलेट द डिफरेंट ऑपरेशन इन द मैथमेटिक्स। नंबर एक टाइप का सिंबल है जो हमें क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड को मेजर करता है और मैथमेटिक्स में डिफरेंट ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो नंबर कितने टाइप्स का होता है? नंबर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। नंबर क्या होता है? बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 रियल नंबर एंड नंबर 2 हम लोग का क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स और इसे इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर, ये होता है नंबर। नंबर क्या होता है? और नंबर इज अ टाइप ऑफ सिंबल्स विच एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी एंड हेल्प टू कैलकुलेट द डिफरेंट ऑपरेशंस। नंबर 2 टाइप्स का होता है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको पहली बार सुनना होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहली बार सुना लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 1 से ले क्लास 9 तक आप इस नंबर को नहीं पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर। इवन क्लास 10th में भी नहीं पढ़ना है। क्लास 11 में पूरा इस पर एक बेस चैप्टर ही है। ठीक है, तो क्लास 10th में अभी हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेंगे क्या होता है, ये ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नंबर के बारे में आप बचपन से क्लास 6 से ही नंबर के बारे में पढ़ाया जाता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो आपको पता होंगी, ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, चलो आओ। नंबर 2 टाइप्स के, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी नंबर। पहले रियल नंबर के बारे में जान लो। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर होता क्या है? देखो रियल नंबर क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल मिलकर हम लोग को बनाता है रियल नंबर। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं सारे मिलकर हम लोग को रियल नंबर बनाते हैं। सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। दोनों को मिला के हम लोग का रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसको आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो, एग्जांपल में √-2, √-3, √-7, जितने भी नंबर है माइनस अंडर रूट के अंदर जो माइनस वाले वैल्यू है, ये सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए इसका नाम इमेजिनरी नंबर है, मतलब काल्पनिक संख्या। आप बस कल्पना कर सकते हैं, बट ये सब नंबर, ये जितने भी नंबर हैं ये सब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। √2 आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट -√2 आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब होते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, आओ अब देखो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। और जो Q होगा ना, नॉट इक्वल टू 0 होगा। जो Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
1/0 कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, पर 0/1 एक रेशनल नंबर हो सकता है। हो सकता क्या है, 0/1 एक रेशनल नंबर है, बट 1/0 एक रेशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स यहाँ जो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 0 कभी नहीं आएगा, वरना वो रेशनल नंबर नहीं कराएगा। ठीक है, आई होप आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट रिटेन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल क्या होता है? जो बटे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल क्या होता है? जो बटे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल में ले लो, √3, √7, √5, ये सब हम बटे के फॉर्म में इन सबको नहीं लिख सकते हैं। अगर √2 का आप वैल्यू देखोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.73 ... ऐसे कुछ ना कुछ आता जाएगा। इससे आप बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इरेशनल और रेशनल पहचानने का एक और ट्रिक है, मैं उसको बताता हूँ आपको। इसको इरेशनल और रेशनल पहचानने का एक और ट्रिक है। इरेशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी आप आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। इस पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इरेशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब अगर आप इसका √3 का वैल्यू देखें तो 1.73 ... कुछ ना कुछ 3 4 5 6 कुछ ना कुछ आएगा। ना ही टर्मिनेट मतलब पूरा कटेगा भी नहीं, और ना ही रिपीट भी नहीं होगा। कुछ आता जाएगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको रेशनल और इरेशनल में कन्फ्यूजन था वो क्लियर होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो नेचुरल नंबर, होल नंबर। ये जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर होते हैं सब आपके रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये जितने भी नंबर हैं सब रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। क्या मैंने कहा? जितने भी नंबर है सब रेशनल नंबर के आते हैं। क्यों रेशनल नंबर के अंदर आते हैं वो भी बताता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 ... ये सब नेचुरल नंबर है। होल नंबर जो नंबर 0 स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर प्लस 0 इज कॉल्ड होल नंबर। जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ... इंटीजर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 ... इधर -1, इधर -2 ... ठीक है, ये था हम लोग का इंटीजर। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। इधर पॉजिटिव नंबर होगा, इधर नेगेटिव नंबर होगा, वो हम लोग का इंटीजर कहलाता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आर दोज नंबर। इस टर्म को तुम ध्यान समझो, प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि आगे हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। ठीक है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड हो वो होता है हम लोग का प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में लेता हूँ मैं 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ, 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लूँ मैं 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लूँ 4 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 देखो 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जिसके भी 2 फैक्टर हैं वो सब प्राइम नंबर कहलाएंगे। फैक्टर मतलब जो 2 नंबर से डिवाइड हो, एक 1 से और खुद से। ठीक है, 4 नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ... कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर क्या था? प्राइम नंबर जो था हम लोग का जिसके 2 फैक्टर होते हैं और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हम लोग कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, वैसे ही 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ... और ये सब इन सबको मैंने रेशनल नंबर के अंदर क्यों रखा? ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर हैं। कैसे? देखो, मैथ्स का एक फैक्टर जानो। मैथ्स का एक फैक्टर है। क्या फैक्टर है मैथ्स का? मैथ्स का एक फैक्टर है कि आप किसी भी नंबर के नीचे अगर मैं 2 लिखूँ तो इस नंबर के नीचे आप /1 लिख सकते हो। अगर मैं 12 लिखूँ तो इस नंबर के नीचे आप /1 लिख सकते हो। ये मैथ्स का एक फैक्ट है, आप किसी भी नंबर के नीचे /1 लगा सकते हो। ठीक है, वैसे सेम एज वेल अगर आप यहाँ देखें 1 है तो 1/1 मैं लिख सकता हूँ, 2 के /1 लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। इन सारे नंबर के नीचे /1 मैं लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैंने /1 लिखा तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। और जो नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। जी हाँ, जितने भी नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं सब रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये सारा जो नंबर है वो सारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ये सारा आपको समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
हमने ये भी डिस्कस कर लिया, नंबर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने मेन कंसेप्ट पे, जो हम लोग का इक्वी डिवीजन लेमा और इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम, यही जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हैं। इन दोनों को बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। चलो और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम को। क्या जी? इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम, इसको, इस टर्म को तुम ध्यान समझो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। इक्विड क्या है? इक्विड एक ग्रीक के साइंटिस्ट हैं। आपके एनसीईआरटी बुक का यही स्क्रीनशॉट है, आप इसे पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। इक्विड क्या होता है? इक्विड एक ग्रीक के साइंटिस्ट है जिन्होंने एल्गोरिथम दिया। किसका एल्गोरिथम दिया? डिवीजन का एल्गोरिथम दिया। अब आप एल्गोरिथम टर्म को समझो। एल्गोरिथम टर्म होता क्या आखिर? एल्गोरिथम अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसका वेल डिफाइंड स्टेप, सीरीज़ ऑफ स्टेप की कोई प्रॉब्लम दिया गया है, उसका कोई स्टेप, मतलब पहले से प्रूव हुआ स्टेप है कि हाँ ये स्टेप फॉलो करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसे आप कहते हो एल्गोरिथम। ओके, एल्गोरिथम क्या होता है? पहले से कोई प्रॉब्लम दिया गया, उसका पहले से ही स्टेप बना है कि हाँ ये स्टेप फॉलो करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपको कार चलानी है, ठीक है, कार चलानी है, बाइक तो आजकल नॉर्मल से ये बाइक शौक चलानी आती है, ठीक है। कार चलानी है, कार चलाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? स्टेप नंबर, पहले आपको कार की चाबी की ज़रूरत है। आप कार को स्टार्ट करोगे, देन क्लच दबाओगे, गियर लगाओगे, 3-4 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 1 आपने कार को स्टार्ट किया, स्टेप नंबर 2 क्लच दबाया, स्टेप नंबर 3 गियर लगाया, फिर आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 4 हैंड ब्रेक गिराओगे, हैंड ब्रेक गिरा के फिर आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे और धीरे धीरे रेस दोगे, आपकी कार आगे बढ़ेगी। कार चलाना हम लोग का एक प्रॉब्लम था, उसका हमने स्टेप जानना था कि हाँ ये स्टेप फॉलो करने से ये कार आगे चल जाएगी, मुझे चलाने आ जाएगी। अब मैं कार चलाता हूँ इस तरह और आप कार चलाते, दोनों अलग तरीका नहीं है। ऐसा नहीं कि आप चाबी लगाते रेस दोगे, कार आपकी आगे बढ़ जाएगी। जैसे उसका एक स्टेप है, सीरीज़ है कि हाँ ये फॉलो करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही होता है एल्गोरिथम। इक्विड ने डिवीजन का एल्गोरिथम दिया गया था कि हाँ ये स्टेप फॉलो करने से आपका डिवीजन का एल्गोरिथम हो जाएगा। तो अब कुछ टर्म क्या है? डिवीजन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, डिवीजन लोग करते आ रहे हैं। चलो एक डिवीजन देता हूँ, उसको सॉल्व करो तुम। सपोज मुझे 7 को 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 7 को 2 से डिवाइड करना है। तो डिवीजन का एल्गोरिथम आपको पता है, डिवीजन का एल्गोरिथम आपको पता है कि हाँ ये करने से हमारा डिवीजन हो जाएगा। क्या है एल्गोरिथम डिवीजन का? डिवीजन का एल्गोरिथम क्या है? इस 2 को आप इस 2 नंबर को, जो भी नंबर है यहाँ पे, इसको आप एकदम ध्यान से देखोगे और सोचोगे इस 2 के टेबल में मैं इतने बार टेबल पढ़ूँ, इस 2 का मैं इतने बार टेबल पढ़ूँ, या तो 7 आ जाए या तो 7 से लेस आए, मतलब 7 से कम आए। तो मैं क्या करूँगा? 3 टाइम्स पढ़ूँगा। 3 2 6, रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। ये था आपका डिवीजन का एल्गोरिथम। क्या था डिवीजन? तो यार आपने बचपन क्लास मैक्सिमम 2 या 2 से, क्लास 2 से हम लोग का डिवीजन कराया जाता है। ये डिवीजन का एल्गोरिथम था, बस यही था एल्गोरिथम। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि बस यही एल्गोरिथम था, इसी कर थे, बहुत हार्ड है। नहीं, मेन टॉपिक पे आओ। इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम। इक्विड ने डिवीजन का एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करने का क्या दिया था? स्टेटमेंट दिया था कि आप इस डिवीजन के एल्गोरिथम का यूज़ करके आप किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। ये इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम ने दिया था, ठीक है। क्या करना? हमें इस डिवीजन के एल्गोरिथम का यूज़ करके किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं? चलो आप बताता हूँ। देखो, पहले तुम एचसीएफ टर्म समझो। एचसीएफ टर्म होता क्या है? देखो, क्या मैंने कहा? HCF, ये क्या होता है? इसको आप मोटी मोटी समझो तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इक्विड ने इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करने का एक ट्रिक दिया है। कैसे फाइंड करते हैं? चलो आप बताते हैं। देखो, अब मैं इस डिवीज़न में थोड़ा इरेज करता हूँ और मैं थोड़ा बगल में लिखता हूँ ताकि स्पेस मुझे मिल जाए। देखो, 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया था, 2 3 6 1। अब इस स्टेटमेंट का मैं यूज़ करके किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करूँगा। आप ध्यान देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बनते हैं, ठीक है। देखो, सपोज है मुझे फाइंड करनी है किसका एचसीएफ? 135 का एंड 225 का। मुझे इन 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। चलो आप फाइंड करते हैं।
क्या मैंने कहा, इस डिवीज़न का यूज़ करके, आप इस डिवीज़न के एल्गोरिथम का यूज़ करके, कोई ऊपर मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो डिवीज़न करते हैं। नॉर्मल डिवीजन से किया तो वैसे करो। क्या करते हैं, पहले हम लोग बड़े वाले नंबर को अंदर रखते हैं और छोटे वाले नंबर को हम बाहर रखते हैं डिवीज़न करने के लिए, ठीक है। चलो डिवाइड करो, अब इसको डिवाइड करो तो 135 का आप टेबल पढ़ो 1 टाइम में, 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम में 135। ओके 135 मैंने किया 0, 9 आ गया 90। अब यहाँ तुम ध्यान समझो, यहाँ कंसंट्रेट करो, यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ठीक है। अगर हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं तो अगर हम लोग नॉर्मल डिवीज़न कर रहे होते तो अब हम लोग यहीं छोड़ देते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। बट एचसीएफ फाइंड के लिए आपको क्या करना है, अगर आप कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और वो नंबर पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अगर पूरा डिवाइड हुआ था तो यहाँ 0 आ जाता रिमाइंडर, ठीक है। अगर वो नंबर पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, फिर उसी नंबर से उसके सामने जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उसको डिवाइड कर दोगे। अब मैं इस 90 को इस 135 से डिवाइड करूँगा। क्या मैंने किया, रिमाइंडर हम लोग का 0 नहीं आया, ठीक है, हम लोग का रिमाइंडर कुछ आया है, तो जो भी आया है उस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूँगा। ये अब उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं फिर 90 को इससे डिवाइड करूँगा, मतलब 135 को 90 से डिवाइड करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 90 1 जा 90, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 चांस में 90 1 जा 90। यहाँ क्या बचा हम लोग का 45 बचा 45, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर देखो, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया फिर से आप क्या करोगे, फिर इस नंबर से इसके इस अगले वाले नंबर से डिवाइड करोगे। फिर मैं अब 45 से 90 को डिवाइड करूँगा। यहाँ समझो, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, इस नंबर को इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो कुछ ना कुछ बचा होगा नंबर, ठीक है। जो नंबर बचा उस नंबर से, जिस नंबर से आपने पिछली बार डिवाइड किया उससे उसको आप डिवाइड करो। अब इस 90 से मैं 135 को डिवाइड करूँगा, ठीक है। इसको मैं डिवाइड किया 45 आया, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से आप इसी नंबर को उसके अगले वाले नंबर से डिवाइड करोगे, तो 92 जा क्या हो जाएगा, 45 2 जा 90 हो जाएगा। ये यार क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। और डिवाइड जैसे ही कंप्लीट हुआ आप क्या करोगे, जस्ट उसके ऊपर वाला नंबर देखोगे कि किस नंबर से हमने डिवाइड किया था इसको, और जो नंबर डिवाइड किया था वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही यही आपका इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम है टोटल। यही था आपका पूरा इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम। इक्विड ने हमें डिवीजन के एल्गोरिथम का यूज़ करके किसी भी 2 नंबर का आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। ये हमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया गया था। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज क्या है हम लोग का एचसीएफ 45। यही था आपका पूरा इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको पूरा अच्छी तरह समझ आएगा कैसे आया और कहाँ से एल्गोरिथम यूज हुआ। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। मैं कभी भी कोई भी बुक प्रेफर नहीं कर, मतलब कोई भी बुक का एक्सरसाइज लेके नहीं चलूँगा। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट का, जितने बुक में कॉन्सेप्ट होंगे उन सब कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊँगा और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। मैं कोई एक्सरसाइज लेके नहीं चलूँगा। देखो मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, आपकी जैसा आपका छोटा बड़ा भाई जो भी मान लीजिए मुझे, मैं कोई एक टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मुझे जो आता है मैं यहाँ आपको बताता हूँ। और कोई भी अगर आपको गलती लग रहा है तो यू कैन कमेंट वेरी इजीली, आप बहुत ही ईजिली तरीके से कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान थोड़ी हूँ, गलती मुझसे नहीं, मुझसे भी गलती हो सकती है यार। मैं भी यहाँ सीख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं, मैं भी यहाँ सीख रहा हूँ, ठीक है। तो साथ में मिलकर सीखते हैं, कोई मैं टीचर उचर नहीं हूँ, ठीक है। आपके जैसे नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, आप मुझे अपना छोटा बड़ा भाई मान सकते हैं। तो आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आएगा। इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम हमने समझ लिया। अब इक्वी डिवीजन लेमा को समझ लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे वाले टॉपिक बढ़ेंगे। चलो और डिस्कस करते हैं इक्वी डिवीजन क्या है। लेमा एल्गोरिथम हमने सीख लिया, अब लेमा को डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम हो गया ना, चलो ठीक है। अब डिस्कस करते हैं लेमा। क्या हमने कहा, लेमा। ये जो दिखता है ना इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम, इतना बड़ा टर्म कुछ नहीं है यार। हमने देखा ना, हमने कैसे इतना इजीली हमने इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम समझ लिया, वैसे सेम इतना इजी हम लोग इक्वी डिवीजन लेमा को भी समझ लेंगे। चलो अब फिर से एक बार कंसंट्रेट करो और इस टर्म को एक बार समझ लो क्या होता है इक्वी डिवीजन लेमा। देखो इक्वी डिवीजन सेम है, लेमा तुम लेमा टर्म को समझो। लेमा क्या होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट टू सॉल्व अनदर स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है, पहले से प्रूव हुआ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का यूज़ करके आप कोई अनदर स्टेटमेंट प्रूव कर दो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लेमा। और कुछ नहीं होता है लेमा, पहले से कोई भी
प्रूव हुआ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का यूज़ करके आप कोई अनदर स्टेटमेंट प्रूव कर दो, दैट इज़ कॉल्ड एज ए लेमा। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 + 2 = 4। ये क्या है? ये प्रूव है कि हाँ 2 + 2 करने से 4 होता ही है, ये प्रूव है। इससे मैं और एक स्टेटमेंट प्रूव कर दूँ, 2 - 2 = 0, 2 - 2 = 0। या फिर इसी से मैं एक और प्रूव कर दूँ, 2 × 2 = 4। पहले से प्रूव हुआ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट मैंने एक और स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, 2 × 2 = 4, 2 - 2 = 0। तो पहले से प्रूव हुआ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का यूज़ करके आप कोई अनदर स्टेटमेंट प्रूव कर दो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लेमा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, और हम जानते हैं जो अर्थ हम लोग का है वो गोल घूमता है। सूरज पूरब से निकलता है और अर्थ गोल घूमता है। इससे मैंने एक और कंसेप्ट निकाल दिया, जब अर्थ गोल घूमता है, सूरज पूरब से निकलता है, तो ज़रूर सूरज जाके पश्चिम में डूबेगा, मतलब सन सेट इन द वेस्ट। पहले स्टेटमेंट था द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने उससे एक और बना दिया द सन सेट इन द वेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लेमा। और कुछ नहीं लेमा था, यही था लेमा। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये समझाता हूँ, चलो आओ। तो यूक्लिड ने डिवीज़न का लेमा दिया था, मतलब पहले से डिवीज़न का प्रूव हुआ स्टेटमेंट, उससे मैं कोई अनदर स्टेटमेंट प्रूव करूँ। तो पहले से डिवीज़न का प्रूव हुआ स्टेटमेंट क्या है? ये पहले से प्रूव हुआ स्टेटमेंट है। हमने प्रूव किया ना कि ये स्टेप फॉलो करने से ये डिवीज़न हो जाएगा। अब इससे मैं एक और स्टेटमेंट प्रूव करूँगा, उसको आप ध्यान से देखिए कैसे मैं प्रूव करता हूँ। चलो आओ देखो, अब इसको मैं क्या करता हूँ, अब इन सबको मैं कुछ नेम देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? इन सबको कुछ नेम दे, आपका भी कुछ नाम है, इसको भी कुछ नेम दीजिए, ठीक है। आइए इसको मैं थोड़ा इरेज करके बीच पे लिखता हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो। क्या था हम लोग का? 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया जाए, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 1। अब इसको आप नेम दीजिए। बहुत जो भी मैं समझाया जाता हूँ वो आप पहले से पढ़े हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इस 2 को आप क्या कहिए? इस 2 को आप कर दीजिए डिवाइज़र, इस 2 को आप डिवाइज़र कर दीजिए। इस 7 को आप क्या कर दीजिए? इस 7 को आप डिविडेंड कर दीजिए, ठीक है। इसका कीजिए डिविडेंड कर दीजिए। इस 3 को आप क्या कर दीजिए? इस 3 को आप कर दीजिए कोसेंट। इस 1 को आप क्या कर दीजिए? इस 1 को आप कर दीजिए रिमाइंडर। हमने सबका एक नेम दे दिया। जो नंबर डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो 7 को डिवाइड कर रहा है, तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको मैंने डिवाइजर नेम दे दिया। जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको मैंने डिविडेंड नाम दे दिया। जितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है मैंने उसको क्वेश्चन नाम दे दिया, और डिवाइड होने के बाद जो हम लोग का बच रहा है उसको मैंने रिमाइंडर का नाम दे दिया। ये आप क्लास 6 में पढ़ते आ रहे हो। आई होप आपको ये आप समझ सकते हो कि क्या क्या मैंने किया है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं किया, ठीक है। चलो आओ, अब देखो, अब मैं आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। सपोज डेट ये 7 है, इस 7 आपको नहीं दिया हो, यहाँ पे जो 7 है ये आपका नहीं दिया हो, और आपसे कहे एग्जामिनर इस 7 को आप बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस जो प्लेस है इसके जगह क्या होना चाहिए, आपको नहीं पता हो तो कैसे फाइंड करोगे? आप एक कंसेप्ट का यूज़ करोगे। क्या हो कंसेप्ट? क्या हमें फाइंड करना है? डिविडेंड फाइंड करना है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या मैंने कहा? डिविडेंड हमें फाइंड करना था, डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इस पर वैल्यू पुट कर दो, हमें डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड हमें दिया नहीं है। डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र हम लोग का 2 है, इंटू कोसेंट क्या है? हम लोग का 3 है, प्लस रिमाइंडर क्या है? 1 है। अब इसको 2 × 3 = 6 + 1, 2 × 3 = 6 + 1 कितना हो गया? 7 हो गया। हम लोग क्या निकल गया? हाँ, यहाँ नंबर जो होगा वो 7 होगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या किया? मैंने कोई काम नहीं किया है। मैंने जो भी वैल्यू था डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वहाँ मैंने पुट किया, और ये वैल्यू आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कुछ नाम, इसको मैं थोड़ा टर्म चेंज करता हूँ। आपने मैथमेटिक्स में सोचा होगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया हो तो आप कहते हैं लेट द नंबर बी एक्स, लेट द ऑब्जेक्ट बी एक्स। आप एक्स मान लेते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पता उसको आप एक्स मान लेते हो। मैं क्या करता हूँ, इस डिविडेंड को मैं ए मान लेता हूँ। क्या मैंने कहा? इस डिविडेंड को मैं ए मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। इस डिवाइज़र को मैं बी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत? मैं मान सकता हूँ यार, एक्स मान लो, वाई मान लो, मतलब मैं जो मानना उसको आप ध्यान देखो, अभी सब समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने डिविडेंड को ए माना, डिवाइज़र को मैंने बी माना, इनटू कोसेंट को मैंने क्या माना? क्यू ही माना, और प्लस रिमाइंडर को मैंने आर मान लिया। इतना समझ आया?
मैंने डिविडेंड को ए माना, डिवाइजर को मैंने बी माना, क्वोशेंट को मैंने क्यू माना और रिमाइंडर को मैंने आर माना। अब यहाँ से देखो क्या टर्म निकल के आया, यहाँ से एक टर्म निकल के आया। क्या निकल के आया टर्म? देखो ए इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ लिखो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू को हम लोग बी क्यू लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू को हम लोग बी क्यू लिख सकते हैं। अगर कोई भी अंदर साइन नहीं होता हमें मल्टीप्लाई मान लेते हैं उसको, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू की जगह ए इज इक्वल टू बी क्यू मान सकते हैं, प्लस आर। न समझ आया मैंने क्या किया? कोई समझ आया? सब समझ आया ना कि हमने ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर को ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी सब समझ आएगा, ध्यान से बस देखते रहो। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये 1 आया है और ये क्या 2, इससे छोटा है ना। मैथ्स का हमेशा कभी भी आप डिवाइड करोगे, वेन एवर यू डिवाइड एनी टू नंबर्स ऑलवेज टाइम यू विल गेट द रिमाइंडर स्मॉलर देन द डिवाइज़र। हमेशा आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो डिवाइज़र से छोटा ही मिलेगा, मतलब ये जो रिमाइंडर मिलेगा हमेशा इससे छोटा होगा। अगर कोई केस ऐसा हुआ जिसमें ये बड़ा हो गया, अगर मान लो कोई केस ऐसा हुआ जिसमें ये 1 जो है ये 2 से बड़ा हो गया, मतलब यहाँ 3 हो गया, तो फिर से आप क्या करोगे, फिर से आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे, 2 1 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर से आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई केस है ही नहीं जिसमें रिमाइंडर आपका इससे बड़ा आ जाए। अगर इससे बड़ा आ जाएगा फिर से उतने टाइम में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं जो रिमाइंडर होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर क्या हमने माना था? डिवाइजर हमने बी माना था, तो यहाँ क्या मैंने लिखा, रिमाइंडर जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा, ठीक है। अब देखो हम बी छोटा होगा, मतलब यहाँ 1 था, मैं इसको सिंपल जैसे पहले था वैसे कर देता हूँ, 1 था। अब एक और टर्म है, ये तो इससे छोटा होगा बट ये 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से छोटा ये नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइड छोटा होगा, बट 0 से छोटा नहीं होगा। मेरा कहने मतलब है कभी भी आप कोई नंबर डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर उसका होगा वो डिवाइडर से छोटा होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा। 0 छोटा नहीं हो सकता है, 0 छोटा मतलब माइनस में वैल्यू आ जाएगा, फिर -1 -2 आ सकता है, कभी भी इसका वैल्यू माइनस में नहीं आएगा। मतलब 0 छोटा नहीं होगा और डिवाइडर से कभी बड़ा नहीं होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये 0 से 0 छोटा नहीं होगा, 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन 0 छोटा नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर, अब देखो यहाँ पे आपको एक टर्म समझ में आया होगा, यहाँ मैंने क्या लिखा है ये आप ध्यान समझो, इसको आप ध्यान देखो। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 जो रिमाइंडर है वो 0 छोटा नहीं होगा और बी मतलब डिवाइडर से बड़ा नहीं होगा। यही आपका क्या है, यही आपका टोटल ऑल ओवर क्या है, लेमा है। जी हाँ, यही है आपका लेमा। आई होप आपको लेमा समझ में आ गया होगा। ये टोटल ये सब मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना था, और यही छोटा सा स्टेटमेंट जो आपका है यही है आपका लेमा। यही आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ सिखाता हूँ, आगे यूज़ आएगा। मान लो कोई नंबर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मान लो मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 2 जा 4, क्या आ गया हम लोग का 1 आ गया, ठीक है। कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड किया जा रहा है, उसके रिमाइंडर आने क्या क्या चांसेस हैं? मान लो कोई नंबर 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसके रिमाइंडर क्या क्या आने चांसेस हैं? उसके रिमाइंडर आने के चांसेस क्या क्या हैं? 0 और 1, यही 2 रिमाइंडर आ सकता है अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने 2 से 5 को डिवाइड किया, 1 आया, ठीक है। अब मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। कोई ऐसा केस आएगा नहीं जिसमें रिमाइंडर 2 बचे, ऐसा कोई केस आएगा नहीं। एग्जांपल देता हूँ केस एक, मान लो मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 6 जा 12 4 जा 18, 14 को 2 7 जा 14, इसमें भी क्या आ गया हम लोग को? 0 आ गया। मतलब कोई ऐसा केस आएगा ही नहीं जहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। अगर कोई ऐसा केस हो गया जिसमें रिमाइंडर 2 आ गया, मान लो कोई ऐसा केस हो गया जिसमें रिमाइंडर 2 आ गया, फिर से ये 2 2 हो गया, तो 2 1 जा 2 टाइम में फिर से हो जाएगा, फिर से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है उससे हमेशा एक नंबर छोटा ही होगा। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर आने के क्या चांसेस हैं? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है,
ठीक है। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। तो 0 से लेके 5 तक रिमाइंडर आने के चांसेस हैं। इसको आप समझिए। आई होप आपको इक्वल डिवीज़न लेमा भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम और इक्वल डिवीजन लेमा पूरा हमने डीपली डिस्कस कर लिया, कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यूज़ इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12,576 एंड 4,052। यही आपका पहला क्वेश्चन है। अब क्या करना है, आपको इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके आपको इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना। मैंने बताया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके किसी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपको इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। आओ फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12,576 एंड 4,052 का आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके आप एचसीएफ कैसे फाइंड करते हो, देखो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम मतलब इक्वल डिवीजन का एल्गोरिथम मतलब भाग का एल्गोरिथम। आपको क्या करना है, नॉर्मल इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है। आप नॉर्मल डिवाइड कीजिए, आगे कोई स्टेप चेंज होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो और नॉर्मल पहले डिवाइड करते हैं। देखो बड़े वाले नंबर को अंदर और छोटे वाले नंबर को हम लोग बाहर रखते हैं। ठीक है, और 4,052 को हम लोग बाहर रखते हैं। अब नॉर्मल इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, कितना टाइम्स जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 12 है, कितना टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 0 0 यहाँ 1 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सबमिट करो, 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ स्टेप चेंज होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ अगर हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, यहाँ आपका क्या हो जाए 420 आया रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर यहाँ 0 आता है, क्या मैंने कहा, रिमाइंडर अगर 0 आता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन वो कंप्लीट हो जाता। और जैसे हम लोग का डिवीजन कंप्लीट होता है तो जो आपका एचसीएफ होता है वो हम लोग का एचसीएफ ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर जो आया वो 420 आया, मतलब 0 नहीं, कुछ ना कुछ आया, मतलब क्या आया 420 आया। ठीक है, और जब रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, नॉर्मल जस्ट उसके ऊपर वाला डिवाइजर देखिएगा जिससे आपने डिवाइड किया था। आपने इस नंबर से डिवाइड किया, अब ये नंबर उठा के आप इसके सामने रख दीजिए 4052। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करके कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, यहाँ 4 यहाँ 40 है, 20 छोटा है 52 से। ठीक है, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा तो 9 0 होगा, 9 2 18 को 8 कैरी 1 हो जाएगा, 9 36 1 37। ठीक है, अब इसको सबमिट करो, 2 हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपको 2, ये कट गया। ठीक है, अब देखो फिर से रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ गया। ठीक है, रिमाइंडर जो आ गया, अब जस्ट इसके ऊपर नंबर देखो जिससे आपने डिवाइड किया था, अब ये नंबर उठ के 420 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 420 यहाँ पर उठ के आ गया, अब इससे डिवाइड करो इसको, कितना टाइम्स हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो 272 आपका हो गया। कितने, तो 2 को इधर कैरी देंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, वहाँ आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा 272। और कब तक ऐसे चलेगा, जब तक ये तब तक ऐसे चलेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कितने टाइम से, 1 टाइम से 148। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा 4 2 और 1 124 आ गया। अब फिर से स्टेप बढ़ो, फिर से अब ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा 148, यहाँ पे आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, 1 टाइम से 124 हो गया, रिमाइंडर 24 आया। ठीक है, 0 नहीं आया, 24 आया। अब जब 24 आया जस्ट इसके ऊपर वाला 124 उठ के अब यहाँ 124 आ जाएगा। कितना टाइम्स से, 5 टाइम्स में 120 हो जाएगा आपका, 120 कितना बचा आपका 4 होगा। ठीक है, अब देखो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब ये उठ के यहाँ पे आएगा 124, तो 4 6 24, यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ गया। क्या आ गया हम लोग का, यहाँ हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया। हमने क्या किया, हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया, इस नंबर से इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, हमने इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 420। अब जब रिमाइंडर बच गया तो आप जस्ट इसके ऊपर नंबर देखोगे किससे हम डिवाइड किया, ये नंबर उठ के इसके सामने आ जाएगा। फिर इससे देखो इसने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया, अब ये डिवाइड होगा, इसने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया, अब ये खुद डिवाइड होगा यहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे ऐसे जब तक रिमाइंडर 0 आया। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा आपका एचसीएफ मिल गया। कहाँ मिल गया, कहाँ पे आपका एचसीएफ, आप जैसे रिमाइंडर आपका 0 आएगा, आप जस्ट उसके ऊपर वाला क्या देखिएगा, डिवाइजर देखिएगा। ये डिवाइजर, ये सारे क्या हैं, ये सारे डिवाइजर हैं, ये सारे डिवाइजर जितने नंबर डिवाइज होगा। ठीक है, जस्ट जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जस्ट आप उसके वाला ऊपर वाला डिवाइजर देखिएगा, जो भी डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12,576 एंड 4,052 इज़ 4। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4 आ गया। ऐसे आप किसी भी नंबर का आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ पढ़ो ध्यान से, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। ठीक है, यहाँ मिठाई की बात आ गई है। क्या कह रहा है, अ स्वीट सेलर एक दुकानदार है मिठाई वाला, वो 420 काजू बर्फ़ी 420 पीस, क्या मैंने कहा 420 पीस। देखो काजू बर्फ़ी एक पीस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है 420 काजू बर्फ़ी मतलब 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी 130 बादाम बर्फ़ी। ठीक है, और स्वीट सेलर है 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। एक दुकानदार मिठाई वाला, उसके बाद 420 काजू बर्फ़ी है एंड 130 बादाम बर्फ़ी है। काजू बर्फ़ी मैंने सुना लेकिन बादाम बर्फ़ी नहीं सुना। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन दिया है, चलो जो भी दिया देखते हैं। सी वॉन्ट टू स्टैक देम इन अ सच अ वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। वॉट इज़ द नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पज़। ठीक है, स्टेक मतलब वो क्या कर रहा है, आपने अगर देखा होगा कई बार बहुत बार आपके घर में मिठाई डब्बा आता होगा। ठीक है, मिठाई डब्बा, जब भी मिठाई आता है उसमें मिठाई डब्बे में ही आता है। ठीक है, तो कुछ बॉक्स आपका इस टाइप का होता है, आपकी मिठाई जो स्वीट वाला बॉक्स होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो इस काजू बर्फ़ी और बादाम बर्फ़ी को इस तरह उसको रखना चाहता है कि हर एक रो में सेम नंबर का बर्फ़ीज़ आए। अगर यहाँ 4 आया तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और कम से कम एरिया लगे। तो आपको वो नंबर फाइंड करना है कि एक रो में कितने बर्फ़ीज़ आएंगे। ठीक है, तो चलो और नॉर्मल आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है इन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। आपको इन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तब आपको वो आंसर मिल जाएगा कि एक लाइन में कितने बर्फ़ी रखे। ठीक है, तो नॉर्मल अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है, नॉर्मल वैसे ही सेम करो। देखो 420 बड़ा है और 130 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली 420 को तुम अंदर रखो और 130 को तुम बाहर रखो और डिवाइड कर दो। कितने टाइम्स जाएगा, 2 3 टाइम्स जाएगा। 3 0 0, 3 3 9 और 3 1 3, 390। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ गया, आपका यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया। अब फिर जस्ट इसके ऊपर वाला डिवाइजर देखेंगे, ये अब ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, 130 यहाँ पे आ गया। इसको डिवाइड करो कितने टाइम से, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 120 आपका यहाँ हो जाएगा, 20 तो यहाँ हो गया 10। अब फिर यहाँ रिमाइंडर बच गया। अब जस्ट इसके ऊपर वाला देखो, अब ये 30 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ गया कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो यहाँ आ गया 30, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। और मैंने कहा था जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आएगा, आप जस्ट उसके ऊपर वाला डिवाइजर देखिएगा, जस्ट इसके ऊपर डिवाइजर यही आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो क्या हो गया, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वो हर एक रो में 10 काजू बर्फ़ी रखेगा। कितना जी, 10 काजू बर्फ़ी रखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, अरे यार एडजस्ट कर लेना, ठीक है, बढ़ा दो ऐसे ही। तो हर एक लाइन में उसके 10-10 काजू बर्फ़ी आएंगे, ताकि उसका कम से कम जगह लगे, कम से कम एरिया लगे, और हर एक रो में सेम नंबर के बर्फ़ीज़ हैं। तो जैसे हमने HCF फाइंड करके हमने आंसर लाया, क्या आया हम लोग का, HCF ऑफ 420 एंड 130 इज़ 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मल। हमने आपको इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से 2 क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन में किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और एक और पूछ सकता है आपका वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड। ठीक है, हमने दोनों टाइप क्वेश्चन कर दिए। देखो मैं 10-50 क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, ठीक है, एक ही तरह का 10-50 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जितने टाइप्स का पूछ सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, 2 टाइप्स पूछ सकता था, एक इससे पूछ सकता था वर्ड प्रॉब्लम से, और एक जो मैंने अभी पिछड़ा वाला कराया। ठीक है, दोनों मैंने करा दिया। अब बढ़ते हैं लेमा की तरफ। लेमा से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, चलो आप बढ़ते हैं लेमा की तरफ। अब तक हमने एल्गोरिथम से क्वेश्चन देखा, अब बात करते हैं लेमा की। देखो लेमा से पहला क्वेश्चन आपका है, सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q और 4q + 2 वेयर q इज सम इंटीजर। क्या कर रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला, मतलब पॉजिटिव वाला नंबर, और इवन मतलब इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 4 6 8 10 12 क्या इवन नंबर। क्या कर रहा है, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस किस फॉर्म में होगा, 4q और 4q + 2 के फॉर्म में होगा, और जो q होगा वो कोई इंटीजर होगा। तो कोई बात किया है तो लेट, मान लो जब किसी की बात कर दिया है तो मान लो लेट द पॉजिटिव
इवन इंटीजर बी ए मान लो। और मैंने कहा जब भी बात लेमा की आएगी, जब भी बात लेमा आ गई, आप हमेशा याद रखिएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर होगा हमेशा 0 से बड़ा और फिर इसको इक्वल होगा और हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, लेट द पॉजिटिव इवन इंटीजर बी ए मान लो। और किस किस फॉर्म में 4q एंड 4q प्लस 2 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये हमें क्या करना, शो करना, मतलब प्रूफ करना है कि जो कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमेशा 4q और 4q प्लस 2 के ही फॉर्म में होगा। तब देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो 4q प्लस 2 और bq प्लस r, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो b और q प्लस r यहाँ लिखा सकता है। और जो b क्या उनको डिवाइजर है, मतलब कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कोई नंबर 4 से डिवाइड, जब कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा तो उसके रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर उसका आ सकता है 0, 1, 2 और 3 भी आ सकता है। हमेशा डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा जाता है, ठीक है। जब भी कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इन सब की जगह रिमाइंडर पे, सारे रिमाइंडर पे ये सारे नंबर हम लोग पुट करके देखेंगे और देखते हैं क्या नंबर प्रूव होता है कि नहीं। चलो आप पुट करते हैं रिमाइंडर की जगह। पहले मान लो, पहले r इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। तो हमने नंबर क्या माना था, a माना था, a इक्वल टू 4q, पहले 0 माना, पहले प्लस 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 4q आएगा, इसको और फर्दर सॉल्व करोगे 2 कॉमन लोगे 2q आएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब r इक्वल टू 1 रखो, a इक्वल टू 4q प्लस 1 रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4q प्लस 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो ले नहीं सकते। अब r इक्वल टू तुम 2 पुट कर दो तो a इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है। इसमें कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो r इक्वल टू तुम 3 पुट करो, a इक्वल टू 4q प्लस 3 हो गया, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब 4q प्लस 3 ही रहेगा। अब यहाँ देखो हमने सारे रिमाइंडर पुट कर दिया। अब यहाँ क्या कंक्लूजन निकला, देखो ये क्या आया है, ये हम लोग का क्या है, 4q प्लस 1, 2√2q प्लस 1 और 4q प्लस 3। बात क्या किया, इवन की बात किया। इवन मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो, मतलब दो नंबर 2, 4, 6, 8, 10 वाले होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बता कौन कौन से इवन है। 4q क्या इवन है, बिल्कुल इवन है, 4 एक इवन नंबर है। और 4 प्लस 1 ये क्या है, इवन एक ऑड है। अब तुम कहोगे 4 तो इवन है लेकिन 1 ऑड है, 4 तो इवन है बट 1 ऑड है। और कभी भी इवन नंबर में अगर ऑड जुड़ता है तो हमेशा वो नंबर ऑड ही होता है। ये क्या हो गया, ऑड हो गया। ये क्या है, ये 2 है प्लस 1 है, ठीक है। जब भी हमेशा यह बात रखना, ये क्या था हम लोग, 4q प्लस 2, 4 भी क्या इवन है और 2 भी क्या इवन है, इसका मतलब ये नंबर इवन ही होगा, ठीक है। अब ये क्या है, 4q प्लस 3, ये हमेशा ऑड होगा क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है। इवन में हमेशा ऑड जुड़ता है तो हमेशा ऑड ही होता है। अब यहाँ देखो क्या निकला, यहाँ अगर ध्यान से देखो, ये एक ये इवन निकला और ये एक ये इवन निकला और एक ये इवन निकला, ठीक है। 4q और 4q प्लस 2, ये देखो 4q और 4q प्लस 2 यही दो नंबर हैं जो इवन है। हमने प्रूव कर दिया, हमने शो कर दिया कि हाँ कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा वो हमेशा 4q और 4q प्लस 2 के ही फॉर्म में होगा। तो ऐसे आप अपना लेमा क्वेश्चन करोगे, ठीक है। क्या किया मैंने इसको पहले देखा और इससे मैच किया, तो b की जगह क्या आ रहा था, b की जगह 4 आ रहा था, मतलब कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। तो उसका मैंने रिमाइंडर पहले देखा क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, उसका रिमाइंडर जो भी आ सकता है मैंने उसके जगह पुट कर दिया। देखो ये रिमाइंडर बस चेंज हुआ, 0, 1, 2, 3 बस रिमाइंडर चेंज हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे अपने कॉपी और एग्जाम में नहीं लिखोगे। आप कोई बुक यूज़ करते हो, जो भी मैथ की बुक यूज़ करते होगे, उसमें देखना एग्जाम्पल में पूरा सीरीज़ दिया है, लेट द दिस एंड में दिया होगा देयर फॉर द 4q और 4q प्लस 2 इज़ अ इवन पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट जैसे भी दिया होगा वैसे तुम लिख देना, ठीक है। ये तो हमने समझाने बताया था। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ लेमा के, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। सो हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, यूज इक्विडिविजल लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्या कह रहा है, इक्विडिविजल लेमा का यूज़ करिए और दिखाइए, मतलब प्रूव कीजिए, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इक्विडिविजल लेमा से रिलेटेड, ठीक है। चलो मैंने क्या कहा था, जब भी लेमा की बात आएगी बस एक चीज़ ध्यान रखना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आपका आर होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, फिर 0 इक्वल या फिर डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। यही आपका पूरा क्या है, लेमा है,
क्या है, लेमा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन का है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, एनी बात किया है कोई, मान लो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए मान लो। ठीक है, किस किस फॉर्म में होगा, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, इन तीनों के फॉर्म में होगा। ठीक है, देखो अभी पिछली वाले क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है। ठीक है, क्या किया था हमने देखा था, ये देखो ये 9m प्लस 1 है और ये बी क्यू प्लस आर है। अगर हम चाहें तो यहाँ बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक है, और बी क्या है, डिवाइजर है, मतलब कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। और जब कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है उसके रिमाइंडर क्या क्या आते हैं, रिमाइंडर, उसके रिमाइंडर आने के चांसेस होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 नहीं आ सकता, नहीं 9 नहीं आ सकता। ठीक है, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा ही होता है। ठीक है, तो 8 आ सकता है। अब देखो अगर हम इस सारे रिमाइंडर को इसकी जगह पुट करेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो जो भाई बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ थोड़ा सा आइडिया लगाओ। हमने देखा यहाँ 9 है, तो हमने सोचा जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 का टेबल 9 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 9 की जगह हम लोग 3 मान के चलेंगे। क्या मैंने कहा, इस 9 को जगह हम लोग 3 मान के चलेंगे। ठीक है, इस 9 को हमने 3 मान लिया, और जैसे हमने इसको 3 माना तो डिवाइजर क्या हो गया हम लोग का, डिवाइजर हम लोग का 3 हो गया। और जब कोई नंबर 3 से डिवाइड, उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 नहीं होगा। ठीक है, ये 3 रिमाइंडर आएंगे। अब इसको पुट करना ईजी है। ठीक है, आप पुट कर लेते हैं। अब पहले हमने क्या माना, ए माना था। अब पहले r इक्वल टू 0 पुट करो। पहले हम लोग r इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3, हमने बी एम को क्यू माना, 3 क्यू प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि पहले हमने 0 लिया था। ठीक है, अब इसका क्या क्या क्वेश्चन में इसका क्यूब बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में इसका क्यूब बोला है। ठीक है, और इसका क्यूब करते हैं। देखो 0 का तो इंपॉर्टेंट, इसको इरेज करो। ठीक है, 0 हटा दिया जाए, 0 तो है नहीं, इसका क्यूब करना है। इसका क्यूब करोगे 27 क्यू हो जाएगा। इसको और फर्दर डिवाइड करोगे तो 9 कॉमन ले लो, 3 क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि वेयर क्यू इज सम इंटीजर, कोई क्यू क्या है, सम इंटीजर है। अब ये क्यू क्या है, इंटीजर है, क्यू इंटीजर है। अब इसको तुम ब्रैकेट खोलोगे और इसका तुम अगर सॉल्व करोगे तो वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। और पॉजिटिव इंटीजर को क्वेश्चन में बोला क्या दिखाने के लिए, एम मानने के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस ब्रैकेट को हम लोग एम मान लेंगे, और जैसे एम मानेंगे तो ये हो जाएगा 9m। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे आओ। अब r इक्वल टू 1 रखो, 0 रख दिया, अब 1 रखो, तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, इसका होल क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो इसका फार्मूला यहाँ देख लो, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है यही। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, यही वाला फॉर्मूला अब यहाँ पुट करो। देखो तो a का क्यूब मतलब 27 क्यू हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर भी, 3 इंटू a का स्क्वायर, a क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्यू। ठीक है, प्लस नहीं इंटू होगा, इंटू और क्या है ये b क्या 1 है। अब प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a क्या है 3 क्यू है, b स्क्वायर, b क्या 1 है तो 1 का क्यूब, हम 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस अब b क्यूब, b क्या 1 है तो इसका क्यूब क्या होगा 1 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, करोगे 27 क्यू हो जाएगा, प्लस 9 3 जा 27 क्यू हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 क्यू हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें तुम कॉमन लो, क्या आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आएगा, 9 3 जा 27, 3 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस 1 बचा है तो ये प्लस 1 ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तुम तो क्या आएगा इसमें 9, इस ब्रैकेट को देखो, इस ब्रैकेट क्या क्यू है, क्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस ब्रैकेट को अगर तुम सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। हमने यहाँ ब्रैकेट को m माना था, इस ब्रैकेट को पूरा इस ब्रैकेट को m मान लो, तो ये हो जाएगा 9, ये पूरा ब्रैकेट m, ये प्लस 1 आ गया। अब आओ, अब ये 2 को पुट करो, अब r इक्वल टू 2 पुट करो, तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, अब 2 पुट करेंगे। ठीक है, इसका होल क्यूब, इसको सॉल्व करो तुम, a क्यूब तो 27 क्यू हो जाएगा, b 3a स्क्वायर भी,
3 इंटू ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर मतलब 3 3 9, 9 क्यूब प्लस बी क्या है 2 है, सॉरी प्लस नहीं यहाँ इंटू रहेगा, फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या है 3ab², 3 इंटू ए क्या है 3 क्यूब इंटू बी स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, प्लस बी क्यूब, बी क्या 2 है, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 हो जाएगा हम लोग का। अब इसमें देखो, इसमें तुम कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 9 कॉमन आएगा, इन सब में 9 कॉमन आएगा इतने में, ठीक है, 9 कॉमन आएगा तो 9 3 27, 3 क्यूब प्लस पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो फिर कॉमन ले जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये जाएगा 27 क्यूब प्लस 9 3 27, 27 2 54, 54 क्यूब प्लस 3 3 9, 9 4 36, 36 क्यूब प्लस 8। अब कॉमन ले लो, अब कॉमन लोगे तुम तो यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा तो 3 क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 6 क्यूब और ये 4 क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 8, ठीक है। अब सेम इस ब्रैकेट को m मान लो, अब तक हमने ब्रैकेट को m मानते हैं, इसको भी ब्रैकेट को m मान लो, इसको अगर तुम m मानोगे तो ये हो जाएगा आपका 9, ये पूरा ब्रैकेट m और ये हो जाएगा प्लस 8। अब देखो तुम ध्यान से, हम लोग का हो गया सॉल्व। यहाँ देखो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा किस फॉर्म में होगा 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। यहाँ आ गया 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। हमने प्रूव कर दिया, हमने प्रूव्ड कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा हमेशा इन तीनों के ही फॉर्म में होगा। तो ऐसे ही आप अपने एग्ज़ाम में करोगे, ऐसे नहीं सेम टू सेम नहीं करोगे, जैसे आपकी बुक में मेथड दिया होगा लेट द दिस करके उस तरह से। ये तो मैंने आपको समझाया, ठीक है। और हाँ, ये जो करेंगे ना भाई, देखो एक्चुअल तो हमको ये करना था, लेकिन हमने माइंड लगा के इसको इस वाले फॉर्मूला का यूज़ किया। अगर इसको करते तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चला जाता, ठीक है। तो थोड़ा कंसेप्ट को समझा करो और थोड़ा माइंड लगाया करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखो क्वेश्चन, अभी तो यहाँ क्यूब पूछा था, यहाँ स्क्वायर पूछ सकता था, तो क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुम लगा देते, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। स्क्वायर पूछ सकता है, क्यूब तो मैं बता दिया, स्क्वायर पूछ सकता है, तो जैसे पूछेगा तुम्हें सॉल्व करना, ठीक है। हमने एल्गोरिथम और लेमा दोनों से क्वेश्चन करा दिए, जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते उतने टाइप क्वेश्चन में बता दिया आपको, ठीक है। हेलो एवरीवन, सबसे वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो आप, आई सब बढ़िया होगे, एंजॉय कर रहोगे। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 जो आपका रियल नंबर है, उसका लास्ट टॉपिक प्राइम फेडरेशन एंड डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हमने इक्विव डिविजन लेमा को डिस्कस कर लिया, इक्विव डिविजन एल्गोरिथम को भी डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले इसका लास्ट पार्ट जो आपका प्राइम फेडरेशन एंड डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसको क्लियर करके आज चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं चैप्टर को। चलो और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइम फेडरेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, प्राइम फेडरेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो बताओ, टेल मी व्हाट इज प्राइम फेडरेशन। प्राइम फेडरेशन होता क्या है बताओ। सो देखो ध्यान से, इफ़ आई राइट अ 4, अगर मैं 4 लिखता हूँ और मैंने कहा इस 4 को, व्हाट आई सेड, मैंने कहा इस 4 को तुम ऐसे दो इंडिविजुअल नंबर में स्प्लिट करो, मैंने कहा इस 4 को तुम ऐसे दो नंबर में एक्सपेंड करो, ऐसे दो नंबर में तोड़ो ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो 4 ही आए। तुम क्या करोगे, सिंपली तुम क्या करोगे 2 × 2 कर दोगे। मैंने कहा बहुत सही, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस 4 को तुम ऐसे एक्सपेंड करो ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो 4 ही आए। तुमने क्या किया, 2 × 2 कर दिया। सेम एज मैंने कहा तुम इस 6 को भी ऐसे एक्सपेंड करो, 6 को भी ऐसे तोड़ो। तुम कहोगे कि भाई 2 × 3 कर दो। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत सही। सेम एज मैंने कहा कि काम करो तुम 12 को भी ऐसे एक्सपेंड करो, ऐसे तोड़ो। तुम करोगे 2 × 2 × 3 कर दो भाई। मैंने कहा यार, अब यहाँ देखो, यहाँ एक कॉन्सेप्ट और निकलता है। कुछ लोग क्या कहेंगे कि भाई 6 × 2 भी तो कर सकते थे, 6 2 12। कुछ लोग कहेंगे भाई 4 × 3 भी तो कर सकते थे। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते थे। तो यहाँ देखो, ये सब क्या है, दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर। मैंने क्या कहा, ये सारे जो तीनों हैं ना, ये तीनों इस नंबर के क्या है, फैक्टर हैं। तुम यहाँ समझो, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है प्राइम, एक है फैक्टराइजेशन। पहले तुम फैक्टर समझो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है, ठीक है। किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। क्या मतलब, ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर हैं। सेम है, जो ये इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है। फैक्टर समझ में आ गया।
ठीक है, अब समझो प्राइम। अब प्राइम समझो, प्राइम एक नंबर होता है। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। समझ में आया? आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। वो नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। एग्जाम्पल 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 3 1 से डिवाइड होगा और खुद से, मतलब 3 से डिवाइड होगा। सेम एज 5 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा 5 से। और 4 क्या है? 4 एक प्राइम नंबर है? 4 एक प्राइम नंबर है? बताओ। नहीं, 4 एक प्राइम नहीं। क्यों? क्योंकि 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। मतलब यहाँ 3 आ गए, इसका मतलब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हमने प्राइम समझ लिया और फेडरेशन का समझ लिया। ठीक है, क्या मैंने कहा? ये सब क्या है? ये टोटल ऑल इसके फैक्टर हैं, बट ये सारे इसके प्राइम फैक्टर नहीं है। मैंने कहा दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर बट दीज ऑल आर नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। वाई? बिकॉज देखो यहाँ पे प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना? प्राइम फेडरेशन, मतलब प्राइम नंबर के फेडरेशन। ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? ये इसका प्राइम फेडरेशन हो गया। ठीक है, सेम है जो 2 एक प्राइम नंबर है और सेम है 3 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये इसका प्राइम फेडरेशन हो गया। बट यहाँ देखो, यहाँ केस देखो, यहाँ 2 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर, 3 भी एक प्राइम नंबर है। ये इसका प्राइम फेडरेशन तो होगा, बट ये 6 × 2 जो है ये इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि 6 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। इसलिए ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। बट यहाँ देखो, अगर मैं चाहूँ, देखो 6 × 2 है ना, अगर मैं चाहूँ इस 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ? उस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 × 3 × 2 हो गया। ये इस फॉर्म में होगा कि नहीं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ देना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। मतलब ये क्या था? ये एक नंबर था, इसके हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में इसको तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, बट 6 × 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 2 लिखते हैं। सेम एज वेल 4 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। और जो 3 है वो है ही, हो गया इस फॉर्म में। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के, ये याद रखना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ना ही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। मतलब जो भी तुम ब्रेक करोगे, ये जो ब्रेक किए हो, ये सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये है। ओके, आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब इससे देख लेते हैं कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी मेक इन द एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, कितने टाइप के। ठीक है, चलो और डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 1। सो आपका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, टाइप नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट है, पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके एग्जाम में। देखो, ध्यान देखना, पहला टाइप क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, क्या देगा? 2 नंबर दे देगा। जैसे एग्जांपल ले लो 70 और 240, ये 2 नंबर दे कहेगा इसको क्या कीजिए आप, इसका प्राइम प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? इसका एक्सप्रेस द नंबर इन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इस नंबर को प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सपेंड करने का देगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे? आप इस 70 का क्या करोगे? प्राइम प्रोडक्ट फाइंड करोगे। तो कैसे फाइंड करते हैं? 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35 और 7 1 7। आप सिंपली ऐसे फाइंड करोगे प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमने पीछे जब इंट्रोडक्शन में दे रहा था इसका, तो आपने देखा होगा मैंने 12 को एक्सपेंड किया था 2 × 2 × 3। ओके, तो 12 को हम लोग ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। मतलब हमें इसका फैक्टर मुझे पता था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप ऐसे क्या करोगे? इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे। तो क्या आ गया? 2 × 2 × 3, सेम है जो ऐसे आ गया। ठीक है, तो आपको अगर पता रहेगा तब तो आप फाइंड करोगे, अगर पता रहेगा तो आप ऐसे सिंपली लिख देना। अगर नहीं पता रहेगा तो आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे। तो हमें 70 का फाइंड करना था, मैंने इसका फाइंड किया। तो क्या आ गया इसका क्या आ गया? 70 का क्या आ गया आपका? 2 × 5 × 7। ये क्या आ गया इसका आ गया प्राइम
प्राइम प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कहेंगे, इसी को आप इसका प्राइम फैक्टर कहेंगे। बट यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ये जो नंबर 2, 5, 7 है ना, ये सब प्राइम नंबर है, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। कभी भी अगर प्राइम प्रोडक्ट फाइंड करने कहेगा तो जो नंबर आएगा वो प्राइम ही होगा। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम, 7 भी एक प्राइम नंबर है। ये यहाँ कोई कंपोजिट नंबर नहीं आएगा या फिर कोई और नंबर नहीं आएगा, सिर्फ प्राइम नंबर ही आएंगे, तभी इसका प्राइम प्रोडक्ट कहलाएगा इसका। ठीक है, सिंपली आप 240 का ही फाइंड कर दो ऐसे ही, सॉरी 240 ना, 240 तो क्या हो गया आपका 2 से 2 1 2 2 4 0, 2 6 12 0, नाउ अगेन 2 से 30, नाउ अगेन 2 से 15 एंड 3 5 15 एंड 5 1 5। तो इसका जो प्राइम प्रोडक्ट निकल के आया आपके सामने 240 का, वो आ गया, वो आया 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये इसका प्राइम प्रोडक्ट निकल के आ गया। ऐसे ही टाइप नंबर 1 आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, दो कोई भी इंडिविजुअल नंबर दे देगा, कहेगा इसका प्राइम प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, या फिर कहेगा इसको प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सपेंड कीजिए। आप सिंपली इसका क्या करोगे, प्राइम प्रोडक्ट फाइंड कर दोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 5 240। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 240 इसके इक्वल ही आएगा, 2 5 10, 10 7 70। तो इसी किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सपेंड करना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो इसका ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब टाइप नंबर 2 देखो, सेकंड टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन सकता है। टाइप 2 देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कोई एक्सरसाइज लेके नहीं चलता, कि पर्टिकुलर मैं एक्सरसाइज 1.1 1.2 लेके चलूँगा, जितने हर एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, हर एक कॉन्सेप्ट पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसने टाइप के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, देखो अब टाइप नंबर 2 देखो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब आओ देखो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आप क्या बन सकता है, आपको कह देगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 70 एंड 240। इसी नंबर को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 70 एंड 240 बाय यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, बट आप समझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमें इन दो नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नाउ अब देखो कैसे फाइंड करता है, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। ओके, पहले आप क्या करोगे, पहले आप इस 70 एंड 240 का क्या करोगे, प्राइम प्रोडक्ट फाइंड करोगे। ये रहा इसका प्राइम प्रोडक्ट। ठीक है, हम फाइंड नहीं करेंगे, पहले से हमने फाइंड किया तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 70 का प्राइम प्रोडक्ट क्या आया है, 70 का प्राइम प्रोडक्ट आया 2 × 5 × 7, तो 2 × 5 × 7। नाउ 240 का क्या आया है, हमने पहले से इसका प्रोडक्ट फाइंड किया इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप नहीं, आप अपने एग्जाम में क्या करोगे, आप अपने एग्जाम में पहले इस 70 और 240 का क्या करोगे, प्राइम प्रोडक्ट फाइंड करोगे। ठीक है, तब इसके बाद आगे का स्टेप आप बढ़ोगे। ठीक है, तो हमने पहले से फाइंड किया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 240 क्या आया है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये इसका क्या गया, ये 240 का प्राइम प्रोडक्ट है। अब देखो, आप यहाँ से आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन कौन सा है, ध्यान देखो, तो 2 एक कॉमन है इसमें और 5 एक कॉमन है। ओके, 2 और 5 कॉमन है। सिंपली क्या लिख दो, 2 × 5 लिख दो, मल्टीप्लाई करने पर 10 क्या आ गया, इसका एचसीएफ निकल के आ गया। सिंपल था ना। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबर में कॉमन देखो कौन सा है, जो भी कॉमन रहेगा उसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। नाउ एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, आपके एलसीएम देखो, एलसीएम ध्यान देखना, एलसीएम मतलब जो एचसीएफ आएगा उसको एक बार लिखोगे। 2 × 5 आया था एचसीएफ, मतलब इसको एक बार लिख दो। अब जो नंबर बचा है उसको भी लिख दो तुम, तो क्या बचा है, × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ये अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, आपका एलसीएम निकल के आएगा। चलो आओ मल्टीप्लाई करते हैं इसको।
2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, 80 3 जा 8 3 24, 240, 240 सते 240 सते 7 0 0, 7 चौक 28 को 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 1 16, क्या आ गया 1680, क्या आ गया इसका LCM, 1680 इसका क्या आ गया LCM निकल के आ गया, और SCF क्या आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपका टाइप नंबर 2 क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। देखो टाइप नंबर 3 भी यही डिस्कस कर लें, नहीं स्पेस नहीं है, इसको इरेज करते हैं, फिर टाइप नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ओके चलो आओ। सो टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन आपको बन सकता है, टाइप 3 की बात करते हैं। देखो टाइप 3 में क्या कहेगा, लिखेगा कि द SCF ऑफ 70 एंड 240, मैंने सेम नंबर लिया है, 70 × 240 इज़ 10, फाइंड द LCM। 70 × 40 का जो SCF आया आपका 10 आया है, LCM हमें फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ आप फार्मूले का यूज़ करोगे। कौन से फार्मूले का, ध्यान से देखना फार्मूला। हमें क्या फाइंड करना है, हमें LCM फाइंड करना, हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। ये आपका क्या होता है, ये का फार्मूला होता है किसी भी LCM को फाइंड करने के लिए। अगर SCF दिया है, LCM फाइंड करना है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन SCF। अब देखो ध्यान से, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, किस नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, 70 × 240 का प्रोडक्ट अपॉन HCF कितना दिया, 10 दिया है, तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या आ गया, 70 × 24 करोगे तो कितना आएगा आपका 1680 आएगा। ओके ऐसे आप, अब देखो, अब मान लो अगर SCF दिया होता, अगर मान लो SCF दिया होता है, सॉरी LCM दिया होता, LCM इक्वल टू 1680 दिया होता, हमें फाइंड करना था SCF। तो क्या करते हैं, यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं SCF का, SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन LCM। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते, नंबर प्रोडक्ट क्या है 70 × 240 अपॉन LCM कितना दिया है 1680, 0 0 कैंसिल, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 12 का 12, 12 7 84, और 70 × नहीं, फिर से 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, इसका HCF निकल के आ गया आपका 10। ठीक है, तो आप इन दोनों फार्मूले का आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों फार्मूले का। अगर आपको LCM फाइंड करना है तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन SCF, एंड अगर आपको SCF फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन LCM। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ ध्यान देखो, एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, 2 नंबर दे देगा, मान लो 70 एंड 240 दे दिया। अब क्या कहेगा, आप इसका लोवेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। लोवेस्ट, यहाँ आप कॉन्सेप्ट लिखाओगे LCM एंड HCF का। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जहाँ भी बात करेगा लोवेस्ट की आप वहाँ उसका LCM फाइंड कर दोगे, जहाँ भी बात करेगा हाईएस्ट की वहाँ आप उसका LCF फाइंड कर दोगे। मान लो 2 नंबर दे दिया, कहेगा फाइंड द लोवेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई बोथ नंबर। लोवेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, इन दोनों नंबर का लोवेस्ट नंबर फाइंड कीजिए दो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो लोवेस्ट मतलब LCM क्या आ गया आपको 1680, इसका लोवेस्ट जो नंबर होगा 1680 होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। अगर कह दिया फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड द बोथ नंबर, तो आप क्या करोगे, उसका SCF, हाईएस्ट मतलब SCF क्या हो गया 10, तो 10 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, 10 इसका हाईएस्ट नंबर है। तो ऐसे एक और टाइप क्वेश्चन बन सकता है। सो मैंने 4 टाइप क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं। नाउ चलिए अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को। सो अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, जो आपका सेकंड टॉपिक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर? पहले रेशनल नंबर समझो। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q
एंड पी एंड क्यू आर अ को प्राइम नंबर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका रेशनल नंबर का डिफिनेशन जो आप क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हो। ओके ना, अब देखो हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। ओके, तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है। मैंने एग्जांपल लिया 20/3, मैं लिखा 20/3। ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्यू 0 इक्वल नहीं है, क्यू 0 के इक्वल नहीं है, और ये दोनों एक को प्राइम नंबर है। ओके, सो अब देखो हमें क्या पढ़ना है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कितने डेसिमल के बाद वो नंबर जाकर कटेगा, कितने डेसिमल नंबर तक वो नंबर जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमें डिवाइड करना है, तो इन दोनों नंबर को डिवाइड करो, देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है। सो हम लोग 20 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18, 2 पॉइंट लगाओ 0, 3 6 18, 2 पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हो, 0 बढ़ाओ यहाँ, तो फिर अगेन 3 6 18, फिर 2, मतलब अगर आप यहाँ देखिए तो ये जो अगर हम डिवाइड करते जाएगा ऐसे तो यहाँ क्या आएगा 6.6666666 आता जाएगा, ये आता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो हमने क्या पाया, यहाँ हमने इसको डिवाइड किया, हमने 20/3 को डिवाइड किया तो हमने पाया 6.66666666666 हमने ये नंबर पाया। एक और केस देखो यहाँ, अब अगर मैं लिखूँ 1/4, मैंने कहा इस नंबर को अब डिवाइड करो, तो हमने 1 को 4 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा सकते हैं, 4 5 20, क्या आ गया हम लोग का 0.25। मतलब ये कट गया, अब इससे आगे नहीं होगा। अब यहाँ 2 केस बना, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, बट यहाँ ध्यान देखो, यहाँ जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है इसको हमने ये भी एक रेशनल नंबर है एंड दिस इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, बट इफ़ यू डिवाइड दिस नंबर 20/3 देन वी विल गेट द नंबर 6.6666 मीन्स इट्स कंटिन्यू, बट इन द केस ऑफ दिस नंबर 1/4 हियर द नंबर इज़ टोटली डिवाइड, पूरा डिवाइड हो गया, ये टोटल डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 केस बनता है, मतलब हम ये कह सकते हैं रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलोगे आप टर्मिनेटिंग मतलब कट गया, पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरा कट गया। यहाँ हमने देखा, हमने इसे डिवाइड किया, पूरा कट गया, इसको क्या बोलोगे आप टर्मिनेटिंग। अब इसको क्या बोलोगे, मतलब जब कोई नंबर कट गया तो उसको टर्मिनेट कहोगे। अगर देखो, अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये पूरा कटा नहीं लेकिन जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, तो यह कहोगे ये जो नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कट नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। 6.6666 मतलब ये रिपीट हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से रेशनल नंबर के 2 डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आ गए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक है टर्मिनेटिंग। अब एक और टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या होता है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। इरेशनल नंबर होते हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जांपल ले लो, आपने सुना होगा एक ऐसे सिंबल के बारे में जिसका आज तक कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाया है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पाई। पाई का वैल्यू आप सर्च करना नेट पे, जो उसका आंसर आएगा 3.146257984321654392, मतलब ना ही कटेगा और ना ही रिपीट होगा। यहाँ देखो
यहाँ 1 4 6 2 5 7, मतलब कोई नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। सेम मेजर वैसे ही √3 का वैल्यू जो था 1.76423296, मतलब ये भी क्या होगा, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ का कुछ आता जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ इरेशनल नंबर, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या तो पूरा कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो रिपीट होने लगेगा, और एक होता है ना कटेगा ना रिपीट होगा, कुछ का कुछ आता जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें इसके बारे में भी पढ़ना है, हमें इसके बारे में पढ़ना है, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है 10th में। ओके, चलो आओ देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन जो आपको बनेगा वो क्या कहेगा, वो कह देगा, कोई भी नंबर दे देगा, कहेगा बताओ ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, पहला का टाइप क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन सकता है, आओ उसको डिस्कस करते हैं। तो टाइप नंबर 1 देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड टाइप नंबर 1 क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ध्यान से देखना। कह देगा, कोई भी नंबर दे देगा, मान लो मैं एक नंबर याद आ रहा है, मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन 30/3125। अब कहेगा इसका क्या कीजिए, इसको बताइए आप ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। बट यहाँ केस क्या है, यहाँ आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपली बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड की आपको बताना ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का मतलब आपको ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना है, 3125/13, ये वाला मेथड आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ओके, अब जब ये नहीं यूज़ करना तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली जब ऐसे आपको बताना हो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी नंबर के नीचे, मतलब अगर किसी के नंबर के नीचे अगर 0 का फॉर्म हो तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। मेरे कहने का मतलब है ये क्या है, 13/3125 है। अगर 3125 की जगह 10 या 100 या 1000 या 1,00,000 होता तो हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अगर 10 होगा तो हम क्या करते हैं, 0.3 क्या होगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब ये क्या टर्मिनेटिंग है। वैसे ही अगर 100 है इसके नीचे तो 0.03 टर्मिनेटिंग, मतलब कट गया। तो किसी नंबर के नीचे अगर 0 का फॉर्म आ जाए तो हमें इजीली बता सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है। बट यहाँ क्या, यहाँ 0 का फॉर्म है ही नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस नंबर की जगह 0 का फॉर्म बनाएंगे। अगर 0 का फॉर्म बन गया तो दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग, अगर नहीं बना तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, 2 ही केस बनेगा। ठीक है, चलो और नीचे देखते हैं 0 बन पाता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्राइम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो 3125 इसका तुम प्राइम प्रोडक्ट फाइंड कर लो। तो 5 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से 30, तो 5 2 10 एंड 5 25। ठीक है, नाउ अगेन 5 5 1 5 5 2 10 5 25, 5 25 आ गया एंड 5 एंड 5। अब यहाँ एक इसको अभी तुम अभी साइड रखो, एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर हमें 0 का फॉर्म चाहिए, मैंने क्या कहा, अगर हमें 0 का फॉर्म चाहिए, जैसे मैंने कहा ना कि अगर नंबर के नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए या फिर 1000 आ जाए, तो ये सब आने के लिए क्या केस होगा, क्या केस होगा, मतलब अगर किसी भी नंबर के नीचे 2 या 5 का मल्टीपल आ जाए, ध्यान से देखना, अगर किसी नंबर के नीचे 2 या 5 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर क्या होएगा, वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 मल्टीपल, 2 5 या 10 आ गया। अगर किसी नंबर के नीचे 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान देखो, हमने इसका प्राइम प्रोडक्ट फाइंड किया तो 5 × 5 × 5 × 5 आया, मतलब यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। ओके, अब यहाँ देखो, अगर हम इसको चाहें तो 13/1 2 3 4 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर किसी नंबर 2 और 5 का मल्टीपल या प्रोडक्ट आ जाए तो वो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ 5 का तो आ गया,
बट 2 नहीं आया है, तो क्या करेंगे हम लोग इसके आगे 2 पे पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 पे पावर 5, और सॉरी ये पावर है, ठीक है। और जब नीचे करते हैं तो ऊपर भी करते हैं, अगर नीचे ऐड करते हैं तो उसको हटाने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई उसी नंबर का सेम नंबर हम करते हैं। हमने क्या किया, ये आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा कि ये कैसे ऐड कर दिया बिना फालतू का। ध्यान समझना कि अगर किसी नंबर के नीचे 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए तो इसका मतलब वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 5 पहले से था, हमने इसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया तो क्या है, हमें 5 का नंबर मिल गया, बट अभी 2 बचा है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ देखो क्या बन गया, यहाँ आपका बन गया 2 5 या 10 बन गया, और जब जैसे नीचे 10 बन गया इसका मतलब ये नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जब भी किसी नंबर के नीचे 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। यहाँ से आप ये कंसेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो, ये तो इसका हमने बताया कि ये नंबर कौन सा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, बट अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, सिंपली 2 5 या 10 पे पावर 5 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो 32 इंटू 13 क्या होता है अपॉन 10 पे पावर 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका शायद क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26 26 को 6 हाथ में है 2, और 13 6 3 39 39 40 41 416 416 बट्टे 10 पे पावर 5। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, क्या मतलब नंबर के बाद कितने पॉइंट के बाद 5 डिजिट के बाद 0 आएगा, तो क्या करोगे आप 0.00416 क्या आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आ गया 0.00416 क्या आ गया इसका ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया इसका। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को बताओगे आप टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किए, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी आप फाइंड कर सकते हो, कैसे, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पावर 5 था, मतलब पावर 5 मतलब क्या शो कर रहा है कि 5 डिजिट बाद उसका डेसिमल आएगा, तो 1 2 3 4 5 3 डिजिट था तो हमने 0.002 बढ़ा दिया 416, ये इसका क्या आ गया, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने प्राइम फ्रैक्शन भी डिस्कस कर लिया और डेसिमल एक्सपेंशन भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। सो हमने प्राइम फ्रैक्शन को डिस्कस कर लिया, डेसिमल एक्सपेंशन को भी डिस्कस कर लिया। सो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। हमने पूरा रियल नंबर को डिस्कस कर लिया, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो आपका पॉलिनोमियल्स है उस पर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल थैंक यू, प्रैक्टिस हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, बाय।